LDA स्कीमों और कंट्रोल्ड एरियाज में भारी फीसों का इतलाक कर दिया गया है। LDA ट्रांसफर फिक्स फीस की मौजें खत्म हो गईं, DC वैल्यू से मुंसलिक कर दिया गया। आइंदा 7,000 फी मरला ट्रांसफर फिक्स फीस की बजाय प्रॉपर्टी का DC रेट का 1% लिया जाएगा। LDA स्कीमों में कंट्रोल्ड एरियाज में भारी फीसों का इतलाक कर दिया गया है। ट्रांसफर फिक्स फीस की मौजें अब खत्म हुई, DC वैल्यू से मुंसलिक कर दिया गया है। आइंदा से फिक्स रेट की बजाय प्रॉपर्टी ट्रांसफर का DC रेट का 1% लिया जाएगा। गिफ्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो गिफ्ट प्रॉपर्टी पर ट्रांसफर फीस रिहायशी प्लॉट पर 10,000 फी मरला होगी। गिफ्ट प्रॉपर्टी के कमर्शियल प्लॉट्स पर 1% DC रेट का इत्तलाक होगा। कानूनी वारिसों की ट्रांसफर फीस भी DC रेट का 0.25% होने जा रही है। रजिस्ट्रियों की प्लेसमेंट पर भी DC रेट का 0.25% अदा करना होगा। LDA में अपने ही रिकॉर्ड की कॉपी के लिए फीस सफ़ा भी 1,000 रुपये देना होगा। बात कर लेते हैं इस बारे में दुर्रे नायाब से। जी दुर्रे नायाब, अपडेट कीजिए। LDA ने अपनी स्कीमों और कंट्रोल रिहायशी स्कीमों पर भारी जो है वो ट्रांसफ़र फीसों का इतलाक कर दिया है। हाल ही में गवर्निंग बॉडी ने इसकी मंजूरी दी थी, जिसके बाद LDA के शोबा C&I ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आज के बाद LDA में थी उसकी मौजें ख़त्म हो गई हैं और अब शहरियों को अपनी कमर्शियल और रिहायशी प्रॉपर्टीज़ पर DC रेट के हिसाब से कमर्शियल फ़ीस या रेजिडेंशल प्लाटों के हिसाब से जो ट्रांसफ़र फ़ीस है वो देना होगी। इसके मुताबिक जो पहले हुआ करता था वो 7,000 रुपये फ़ी मरला रिहायशी प्लॉट पर ट्रांसफ़र फ़ीस का इतलाक होता था, जो कि फ़िक्स होती थी। चाहे वो LDA स्कीम थी या LDA कंट्रोल्ड एरिया था, ये फ़िक्स रेट जो है वो दिया जाता था। अब LDA आइंदा जो है फ़िक्स फ़ीस की बजाय प्रॉपर्टी रेट के साथ जो DC वैल्यू का 1% वसूल करेगा। गिफ्ट प्रॉपर्टी पर भी ट्रांसफ़र फीस का इतलाक होगा और प्लॉट पर 10,000 फ़ी मरला, जबकि कमर्शियल प्लॉट पर DC रेट का जो 1% है उसका इतलाक यकीनी बनाया जाएगा। कानूनी वारसान की ट्रांसफ़र के लिए भी अब DC रेट का 0.25% देना होगा। रजिस्ट्रेशन की प्लेसमेंट पर जो रजिस्ट्री होती है, उसके बाद में डॉक्यूमेंट्स की प्लेसमेंट होती है, उस पर भी DC रेट का 0.25% देना होगा। LDA में शहरी अपने ही रिकॉर्ड की, अगर कोई उनको कॉपी चाहिए होगी रिकॉर्ड के लिए या किसी अपने डॉक्यूमेंट की कॉपी लेनी होगी, तो उसके लिए भी फ़ीस सफ़ा 1,000 रुपये फ़ीस देगा, जो कि पहले नहीं होती थी। GPA पब्लिकेशन पे 2,000 फ़ी मरला के हिसाब से फ़ीस ली जाएगी। बिल्डिंग पर तोसी में सरचार्ज लिया जाएगा, जो कि DC रेट का 0.5% होगा। शहरियों को अपनी फ़ाइल चेकिंग के लिए भी पहली मरतबा 10,000 रुपये देना होंगे। अपना ही रिकॉर्ड चेक करने के लिए उनको आना होगा। और अब इन तमाम रेट्स का इतलाक जो है वो कर दिया गया है। आइंदा पुराने रेट्स पर किसी भी किस्म की ट्रांसफ़र फीस का लेन देन नहीं होगा। जी दुर्रे नायाब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें तफसीलन अपडेट किया। महकमा खजाना माली मुश्किलात का शिकार हो गया। महकमा खजाना ने तरक्याती स्कीमों की समरीज वापस करना शुरू कर दी हैं। तरक्याती स्कीमों को तरक्याती बजट में ही एडजस्ट करने की हिदायत जारी। तरक्याती स्कीमों को अगले माली साल के बजट में रखने की हिदायत, जबकि महकमा खजाना का तमाम नई तरक्याती स्कीमों पर एतराज़ लग चुका है। महकमा खजाना माली मुश्किलात का शिकार है और महकमा खजाना ने तरक्याती स्कीमों की समरीज भी वापस करना शुरू कर दी है। एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसे खोकर हमारे साथ हैं, मजीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। कैसे खोकर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, महकमा खजाना हुकूमत पंजाब जो है माली मुश्किलात का शिकार हो गया है और महकमा खजाना ने नई समरियां जो आती हैं तरक्याती स्कीमों की वो वापस करना शुरू कर दी है। उन पर एतराज़ लगाना शुरू कर दिया है कि इन समरियों को या तो मौजूदा जो तरक्याती बजट है उसमें एडजस्ट किया जाए या फिर अगले साल के तरक्याती बजट में रखा जाए। फिलहाल सप्लीमेंट्री ग्रांट की सूरत में जो पैसे मिलते थे या इजाफी पैसे मिलते थे वो अदा नहीं किए जा रहे। ये समरियां तमाम की तमाम महकमा खजाना ने रिटर्न करना शुरू कर दी है और महकमों को वापस करनी शुरू कर दी है और महकमों को हदायत किया कि नई तरक्याती स्कीमों की समरियां जो है वो पुराना चल रहा है जो तरक्याती प्रोग्राम उसमें एडजस्ट किया जाए, नई पैसे ना मांगे जाए, हमारे पास पैसे नहीं है। तो अब महकमों की जानिब से क्या लाहेअमल अपनाया जाएगा? क्या दोबारा से ये समरियां भिजवाई जाएंगी? जी बिल्कुल, महकमे जो है अपना मौजूदा तरक्याती बजट जो है उसमें उन समरियों को एडजस्ट करेंगे या फिर नए अगले माली साल का जो तरक्याती बजट आएगा उसमें पैसे मांगेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। कैसे खोकर एडिटर ब्यूरोक्रेसी हमारे साथ थे, आगाह कर रहे थे। महकमा खजाना है जो कि इस वक्त माली मुश्किलात का शिकार है, इसलिए तरक्याती स्कीमों की समरीज वापस करना शुरू कर दी है। आगे बढ़े, आपको बताएं कि पंजाब के सालाना तरक्याती बजट में मजीद तरमीम जारी कर दी गई हैं। पंजाब के तरक्याती बजट का हुजम अब रवां साल 726 अरब रुपए होगा।
सालाना तरक्याती बजट में अवामी मंसूबों फंड में भी मजीद इजाफा किया गया है। रोड सेक्टर मंसूबों के बजट का हुजूम 81 अरब 129 अरब, जबकि वाटर सप्लाई के बजट का हुजूम 12 से 26 अरब रुपए किया गया है। अली रामे हमारे साथ हैं, तफसीलात उनसे जान लेते हैं। जी अली रामे। अपना जो सालाना तरक्याती एक बजट है हुजम रखा जाता है उसका, जो कि पंजाब असम्बली से मंजूर हो चुका था, उसके हुजम में इजाफा किया है। अब इससे 685 अरब रुपये से 726 अरब रुपये तक पंजाब के सालाना तरक्याती प्रोग्राम का हुजम वो बढ़ा दिया गया है। तो अब पंजाब का जो तरक्याती बजट है वो तारीख का सबसे बड़ा पैकेज जो है वो अब मौजूदा हुकूमत ने उसको दोबारा से उसमें तरमीम करने के बाद उसमें इजाफा किया। अब इसमें रोड सेक्टर के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस किया गया पंजाब हुकूमत की तरफ से। जो 81 अरब रुपए का बजट रवा माली साल 2022-23 के बजट में एलोकेट किया गया, उसका हुजम अब 129 अरब रुपए तक बढ़ा दिया गया है। और इसी तरह लोकल गवर्नमेंट, वाटर सप्लाई की जो स्कीमें हैं, पब्लिक बिल्डिंग डिपार्टमेंट, एजुकेशन सेक्टर, उनके बजट के हुजम में भी बकाया तौर पर इजाफा वो किया गया। अब इसमें क्योंकि पहले एक एलोकेशन होती है जो कि ADP से पंजाब असम्बली से बाकायदा अप्रूव की जाती है बजट के दौरान, लेकिन अब उसको PND बोर्ड ने रिवाइज किया, उसमें तरमीम की। और तरमीम क्योंकि ऐवान वज़ीर आला की तरफ से सिफारिशात थी कि इसको बजट के हुजम को मज़ीद जो है वो इजाफा किया जाए, और फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास रिसोर्स मौजूद थे, और जो डिपार्टमेंट्स की तरफ से कुछ समरीज आई उनका चुनाव करते हुए स्टैंडिंग कैबिनेट कमेटी ऑफ फाइनेंस ने बाकायदा इसकी अप्रूवल दी, और उसके बाद जो रिसोर्स पंजाब हुकूमत के पास मौजूद थे उनको शामिल करते हुए ADP का हुजम बढ़ा दिया गया। लेकिन अब सवालिया निशान ये है कि क्या पंजाब हुकूमत 726 अरब रुपए के फ़ंड की यूटिलाइजेशन वो कम अज़ कम 80% तक कर सकेगी? तो इस पर मुतलका हुकाम का कहना कि यूटिलाइजेशन के हवाले से काफ़ी दबाव डाला जा रहा है तमाम अदारों के ऊपर कि अवामी फलाह के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं रोड सेक्टर के। जी अली रामे, बहुत शुक्रिया आपका। अब बात करें पोलियो मुहिम के आगाज से पहले बड़ी कामयाबी की, तो लाहौर के ड्रेन से लिए गए पोलियो के माहौलियाती नमूनाजात नेगेटिव हो चुके हैं। लाहौर के 5 ड्रेन से नमूनाजात लेकर टेस्ट किया गया। आपको बताएं कि आउटफॉल रोड, गुलशन रावी, मुल्तान रोड ड्रेन से नमूने लिए गए थे। पहले मुल्तान रोड और आउटफॉल रोड की ड्रेन के सैंपल्स मुस्बत थे, जो कि अब नेगेटिव हो गए हैं। कुछ रोज कबल लिए जाने वाले सैंपल्स की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। डिप्टी कमिश्नर ने ये बात बताई है। बात कर लेते हैं इस बारे में, अजमत आवान हमारे साथ मौजूद हैं। जी अजमत, एक मुस्बत खबर सामने आई है। पोलियो मुहिम से पहले ये बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि हमने देखा था कि इससे पहले आउटफॉल रोड और मुल्तान रोड से जो नमूने लिए गए थे वो पॉजिटिव आए थे। लेकिन अब बहुत बड़ी जो खुशखबरी है, DC जो लाहौर मोहम्मद अली, उन्होंने ट्विटर पर शेयर की, उनकी जानिब से कहा गया कि पोलियो मुहिम से पहले लाहौर के शहरियों की बड़ी खुशखबरी ये मिली है कि शहर के 5 ड्रेन सिस्टम से नमूने लिए गए और उन तमाम के जो नमूने हैं वो नेगेटिव आए हैं, जिनमें आउटफॉल रोड, गुलशन रावी और मुल्तान रोड शामिल हैं। इन तीनों जगह से जो है 5 जो ड्रेन के नमूने लिए गए थे, उनके टेस्ट किए गए, और जब टेस्ट के बाद हम इन तमाम ड्रेन सिस्टम से जो नमूने हैं वो नेगेटिव आए। और ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि पोलियो मुहिम से पहले इन तमाम जो ड्रेन से नमूने नेगेटिव होना, तो एक खुशाइंद बात है लाहौर के अंदर देखी जा रही है। जी ठीक है, हमारे साथ ही रहेगा अजमत आवान, आपसे मज़ीद तफसीलात जानेंगे। और अब बात कर लेते हैं फ़िज़ाई आलूदगी की। तो शहर में बदलते मौसम के साथ साथ फ़िज़ाई आलूदगी ने भी पंजे गाड़ लिए हैं। 224 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक आज बारिश की नवीद भी सुनाई गई है। मज़ीद स्मोक की सूरत हाल और मौसम का अहवाल जान लेते हैं मायदा वहीद से। जी मायदा। मौसम आज इंतहाई खुशगवार है। सुबह से ही जो है वो ठंडी हवाएं चलने के साथ साथ कभी बादल तो कभी सूरज के दरमियान आंख मिचोली का सिलसिला वक्फे से जारी है। लेकिन जहां पर ओवरऑल आज मौसम काफ़ी ज़्यादा चेंज रिकॉर्ड किया जा रहा है, तो दूसरी जानिब फ़िज़ाई आलूदगी ने भी बुरी तरह से शहर में आज पंजे गाड़ लिए हैं। आज शहर के एयर क्वालिटी इंडेक्स की अगर बात करें तो शहर में फ़िज़ाई आलूदगी जो है वो 224 रिकॉर्ड की गई है, जो हमारे शहरियों के लिए काफ़ी ज़्यादा ख़तरे का बायस है। और वहीं पर माहिरीन ने भी हमारे शहरियों को हाई अलर्ट कर दिया है कि दौरान सफ़र मास्क का इस्तेमाल लाजमी बनाते हुए और अपने आप को मुकम्मल तौर पर जो है वो कवर कर घर से बाहर निकलें। ये फ़िज़ाई आलूदगी जो बहुत बुरी तरह से बढ़ गई है, इससे जो है वो हमारे शहरियों में काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शंस देखने में नज़र आ रही है। ख़ास तौर पर सांस का मसला जो है वो हर दूसरे तीसरे शहरी में नज़र आ रहा है, क्योंकि फ़िज़ा बहुत बुरी तरह से आलूदा है। जब तक 1 से 2 बारिशें नहीं हो जाती, शहर के एयर क्वालिटी इंडेक्स इसी तरह से जो है वो बरकरार रहेगा। आज महकमा
محکمہ موسمیات کی جانب سے 30% بارش کے امکانات ظاہر کیے گئے ہیں، جو شہر میں کبھی بھی کسی وقت بھی جو ہے وہ برس سکتے ہیں۔ جیسے ہی موسم جو بارش ہے وہ ہوگی تو موسم میں مزید بہتری آئے گی اور سردی جو ہے وہ دیکھنے میں نظر آئے گا۔ ٹھیک ہے مائدہ، بہت شکریہ۔ آسما جہانگیر کانفرنس میں شرکت کے لیے آنے والے غیر ملکی صحافی سے ایئرپورٹ پر روک کر پوچھ گچھ۔ صحافی سٹیون بٹلر کو FIA امیگریشن نے تقریباً 8 گھنٹے روکے رکھا ہے۔ سٹیون بٹلر کی آمد پر امیگریشن حکام نے وفاقی وزارت داخلہ سے رابطہ کیا، اس کے بعد اس کو 8 گھنٹے روکے رکھا۔ کیا معاملہ تھا یہ؟ سعید احمد سعید ہمارے ساتھ ہیں، ہم ان سے جان لیتے ہیں۔ سعید آگاہ کیجیے گا۔ بالکل، لامہ اقبال نیشنل ایئرپورٹ پر آسما جہانگیر کانفرنس میں شرکت کے لیے آنے والے غیر ملکی صحافی سے جو پوچھ گچھ کا عمل ہے وہ جاری ہے، اور صحافی اسٹیون بٹلر کو جو ہے FIA امیگریشن حکام نے تقریباً 8 گھنٹے ہے وہ لاہور ایئرپورٹ پر ہی روک رکھا ہے۔ اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اسٹیون بٹلر کی آمد پر FIA امیگریشن حکام نے وزارت داخلہ سے وہ رابطہ کیا، اور وزارت داخلہ سے منظوری کے بعد صحافی کو جو ہے PTI جو داخلی اجازت ہے وہ دی گئی ہے۔ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ PTI حکومت نے اسٹیون بٹلر کو اسٹاپ لسٹ میں ہے وہ شامل کر رکھا تھا، جن کی پاکستان پر آمد پر پابندی ہے وہ لگائی گئی تھی، اور آج جیسے ہی رات گئے وہ لاہور ایئرپورٹ پر پہنچے تو امیگریشن حکام نے ان کو تقریباً 8 گھنٹے ہے وہ پوچھ گچھ کے لیے بٹھائے رکھا، اور صحافی اسٹیون بٹلر کو جو ہے وہ 2019 میں پاکستان آنے پر رپورٹ ہے کیا تھا، اور آج وزارت داخلہ کی طرف سے اجازت ملنے کے بعد 8 گھنٹے کے بعد جو غیر ملکی صحافی تھا اس کو پاکستان لاہور کے اندر آنے کی اجازت دے دی گئی۔ جی سعید احمد سعید، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ اور ابھی آپ کو بتائیں PTI کے جامعات میں اجتماعات، گورنر پنجاب اور چانسلر نے جامعات میں سیاسی سرگرمیوں نہ کرنے کی ہدایات کر دی ہیں، اور تمام جامعات کے وائس چانسلرز کو مراسلہ بھی اس حوالے سے جاری کر دیا گیا ہے۔ مخصوص سیاسی جماعت کے ایجنڈے کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے، گورنر پنجاب کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے۔ جی ہاں، آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جامعات میں اجتماعات کے حوالے سے مخصوص سیاسی جماعت کے ایجنڈے کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے، گورنر پنجاب کی جانب سے کہا گیا ہے۔ PTI چیئرمین عمران خان آج بھی سرگودا یونیورسٹی میں خطاب کرنے جا رہے ہیں۔ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کی تقریب میں سیاسی نعرے بازی ہوئی تھی۔ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں ایونٹ کے بعد گورنر نے اس واقعے کا نوٹس بھی لیا تھا۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جامعات میں اجتماعات کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے۔ گورنر اور چانسلر کی جامعات میں سیاسی سرگرمیوں کو نہ کرنے کی ہدایات آئی ہیں۔ تمام جامعات کے وائس چانسلرز کو مراسلہ جاری کر دیا گیا ہے۔ مخصوص سیاسی جماعت کے ایجنڈے کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے، گورنر پنجاب بلیغ الرحمان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے۔ PTI چیئرمین عمران خان آج بھی سرگودا یونیورسٹی میں خطاب کریں گے۔ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کی تقریب میں سیاسی نعرے بازی ہوئی تھی۔ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں ایونٹ کے بعد گورنر نے اس واقعے کا نوٹس بھی لیا تھا۔ ٹھیک ہے، عمران یونس ہمارے ساتھ موجود ہیں، اس حوالے سے ان سے تفصیلات جانیں گے۔ عمران آگاہ کیجیے گا۔ جی PTI کے جامعات میں اجتماعات کے حوالے سے پنجاب حکومت جو ہے، اسپیشلی گورنر پنجاب جو ہے، انہوں نے ایک میڈ بنائی ہے۔ گورنر پنجاب اور چانسلر نے جامعات میں سیاسی سرگرمیاں نہ کرنے کی ہدایات جاری کر دی، اور اس حوالے سے تمام جامعات کے وائس چانسلر کو ایک راستہ جاری کیا گیا ہے۔ گورنر نے ہدایات جاری کی ہے کہ یونیورسٹیز میں کسی مخصوص سیاسی جماعت کے ایجنڈے کو جو ہے وہ زور دینے کی کوئی ضرورت جو ہے وہ نہیں، اور اس حوالے سے گورنر کا مزید کہنا تھا کہ تعلیمی اداروں میں طلبہ کو تعلیم اور ان کی دانش کو فروغ دینا چاہیے۔ آج سرگودا یونیورسٹی میں PTI کے چیئرمین تقریب سے خطاب کریں گے، اور گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کی تقریب میں بھی جب چیئرمین تحریک انصاف عمران خان آئے تھے تو سیاسی نعرے جو ہیں وہ طلبہ کی جانب سے لگائے گئے تھے، اور GCU کے ایونٹ کے بعد گورنر چانسلر نے اس بات کا نوٹس بھی دیا تھا۔ بہت شکریہ، عمران یونس ہمارے ساتھ تھے، تفصیلاً آگاہ کر رہے تھے۔ اب آپ کو بتائیں کہ لاہور بورڈ کی جانب سے انٹرمیڈیٹ نتائج کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ چیئرمین بورڈ مرزا حبیب نے انٹر پارٹ 2 کے رزلٹ کا اعلان کر دیا ہے۔ گریڈنگ کی وجہ سے اس بار پوزیشنز کا اعلان البتہ نہیں کیا گیا۔ آپ کو بتائیں کہ چیئرمین کی جانب سے اعلان نہیں کیا گیا ہے، اس حوالے سے لاہور بورڈ کی جانب سے انٹرمیڈیٹ کے نتائج کا اعلان کیا گیا۔ کنٹرولر امتحانات عرفان احمد کا کہنا تھا کہ گریڈنگ کے نظام سے رٹا سسٹم کا خاتمہ ہوگا اور بچوں کے نتائج میں بھی بہتری آئے گی۔ جنید ریاض سے تفصیلات جان لیتے ہیں۔ جی جنید، اپڈیٹ کیجیے۔ جی لاہور بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن نے انٹرمیڈیٹ پارٹ 2 کے نتائج کا اعلان کر دیا ہے، اور باقاعدہ طور پر 77.40% جو ہے وہ نتائج رہے۔ اس بار
ग्रेडिंग सिस्टम पर जा रहे हैं ग्रेजुअली, पोजीशंस का क्यों नहीं ऐलान किया गया, इसी वाले से हम बात करेंगे। कंट्रोलर इम्तिहानात इरफान अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। जी क्या कहेंगे इस बारे में? जी बहुत शुक्रिया आपका। हमारे इंटरमीडिएट का रिज़ल्ट जैसे भी आपने बताया 77.40% आया है और इसमें हमने पोजीशंस अनाउंस नहीं की क्योंकि अब हम आहिस्ता आहिस्ता परसेंटाइल और ग्रेडिंग सिस्टम की तरफ मूव कर रहे हैं। इसके 3 फेजेस थे। पहले फ़ेज़ में हमें जो कैबिनेट से अप्रूवल मिली उसमें हमने एब्सोल्यूट मार्क्स, ग्रेड्स, परसेंटाइल जो है वो हमने साथ दी। अच्छा, इसका जो सेकंड फ़ेज़ है वो और थर्ड फेज़ हमने कैबिनेट को अप्रूवल के लिए भेजा हुआ है। अच्छा, उसमें ये होगा कि हम एब्सोल्यूट मार्क्स को ख़त्म कर देंगे और ग्रेड्स और परसेंटाइल आपकी सर्टिफिकेट में रहेगा। और फिर जो थर्ड फेज़ है जो जिसको हम ग्रेजुअली अचीव करेंगे कि सिर्फ ग्रेड्स जिस तरह के ओ लेवल ए लेवल सिस्टम में होता है वो ग्रेड्स आपके सर्टिफिकेट पे रह जाएंगे। तो होपफुली ये एक बेहतर कदम है कि जिससे इवन के मतलब बच्चों को आगे अपने स्टडीज़ को एक्सेल करने में मदद मिलेगी। तो इस वजह से पोजीशंस को अनाउंस नहीं किया गया। कंट्रोलर इम्तिहानात की उनका कहना है कि ग्रेडिंग सिस्टम से एक तो बेहतरी आएगी सिस्टम में और बच्चे भी जो हैं वो बेहतर मार्क्स ले सकेंगे और जो सी वो एक नंबर के हवाले से जो दरखास्त। जी जुनैद रियाज, बहुत शुक्रिया आपका। शहर के यूटिलिटी स्टोर पर सस्ते आटे और घी ऑयल की किल्लत बरकरार है। एलडीए ताजपुर स्कीम और एतराफ़ के यूटिलिटी स्टोर में आटा, घी, ऑयल नायाब हो चुका है। इन स्टोर्स पर सब्सिडी वाली अशिया मिलती ही नहीं। सारिफीन की जानिब से ये शिकवा किया जा रहा है। मजीद सारिफीन का क्या कहना है और वहाँ पर क्या सूरत हाल है, जान लेते हैं शहजाद खान अब्दाली से। जी शहजाद खान बताइए। जी बिल्कुल, शहर के यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे और सस्ते घी और ऑयल की किल्लत जो है वो ख़त्म नहीं हो सकी, बल्कि हर गुजरते दिन के साथ साथ ये बहरान जो है वो संगीन सूरत हाल इख्तियार करता चला जा रहा है। इस वक्त हम ताजपुरा यूटिलिटी स्टोर पर मौजूद हैं। यहाँ पर भी जो सस्ता आटा है उसकी सप्लाई ख़त्म हो चुकी है और इस हवाले से शहरी ये कहते हैं कि जो सब्सिडाइज्ड अशिया हैं हुकूमत उनकी सप्लाई चेन मेंटेन करे ताकि हर आदमी को आटा, चीनी, घी, दालें और दीगर अशिया ज़रूरिया मिल सकें। एक शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम इस हवाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। बताइएगा, आटे के हवाले से जो आटे का बहरान है, जो सस्ते घी और ऑयल का है, आप समझते हैं अगर नहीं मिलता तो फिर तो रिलीफ ही नहीं है? ज़ाहिर है जी, दुनिया बहुत परेशान है। अवाम इधर इतनी लाइनें लगी होती हैं, 10 बंडल आते हैं और 100 बंदा खड़ा होता है। इधर चीज़ें नहीं मिल रही उनको। तकरीबन जो चीज़ सस्ती है वो इधर है ही नहीं है, जो बाज़ार से मिल सकती है उसके वो इधर ढेर लगे पड़े हैं। सबसे ज़्यादा हमें ज़रूरी चीज़ें चाहिए, जो आटा है और जो सस्ता ऑयल है वो हमें चाहिए, और ये दालें शालें हैं इस पर थोड़ा सा कंट्रोल होना चाहिए कीमत पे। ये चीज़ें हमें मिलनी चाहिए, बकाया तो हर जगह से मिल जाती हैं। बिल्कुल जी, सार्फिन ये कहते हैं कि जो सब्सिडाइज अशिया हैं वो उनकी सप्लाई, उनकी जो रसद है वो हुकूमत मेंटेन करे ताकि हर आम आदमी को जो बुनियादी अशिया ज़रूरियाँ हैं वो आसानी से मिल सके। जो अशिया ज़रूरियाँ यहाँ पे वाफर मिकदार में पड़ी होती हैं वो तो शहर के ओपन मार्केट के अंदर भी से मिल जाती हैं, लेकिन जो बेसिक आइटम है जिसमें आटा है। शहजाद खान, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। कि लेस्को के बिलिंग सिस्टम में तकनीकी और फनी खराबी पैदा हो गई है। ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है कि सिस्टम में खराबी पैदा होने से तरमीम शुदा बिल्स का निज़ाम भी ठप हो गया है। जी हाँ, आपको अपडेट करते चलें कि बिलों की तस्हीह, एडजस्टमेंट और डिटेक्शन बिल को फीड करने में नाकामी सामने आ रही है। सर्कल्स और डिविजन्स और सब डिविजन्स में बिलों की तरमीम और एक साथ का काम भी बंद कर दिया गया है। मैनुअल बिल्स के खात्मे के लिए जदीद तकाज़ों से मुज़य्यन बिलिंग सिस्टम तैयार किया। सिस्टम में खराबी से तरमीम शुदा बिलों के इजरा में ताख़ीर होने लगी है। तो लेस्को के बिलिंग सिस्टम में तकनीकी और फ़नी खराबी पैदा हो गई है। ज़राए का कहना है कि सिस्टम में खराबी पैदा होने से तरमीम शुदा बिल्स का निज़ाम ठप होकर रह गया है। बिलों की तस्हीह, एडजस्टमेंट और डिटेक्शन बिल को फीड करने में भी नाकामी सामने आ रही है। मज़ीद क्या दुश्वारियाँ हैं, क्या मुश्किलात हैं, जान लेते हैं शाहिद सिप्रा से। शाहिद सिप्रा, क्या वजूहात हैं? शाहिद सिप्रा की आवाज़ हम तक साफ नहीं पहुंच पा रही है। आपको बताते चले कि लेस्को के बिलिंग सिस्टम में तकनीकी और फ़नी खराबी पैदा हो गई है। बिलों की तरामीम, डिटेक्शन बिल्स का इजरा और एक साथ का काम मुकम्मल तौर पर ठप हो गया है। एक बार फिर से हमने राब्ता किया है शाहिद नदीम सिप्रा से। जी शाहिद सिप्रा। जी बिल्कुल, ये लाहौर इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के बिलिंग सिस्टम में तकनीकी और फनी खराबी पैदा हुई है, जिसकी वजह से बिलिंग के मुख्तलिफ अमूर जो हैं बिलखसूस रेवेन्यू दफातर में वो ठप होकर रह गए हैं। इसका बताया है कि
کسٹمر انفارمیشن اینڈ بلنگ سسٹم جو کہ لیسکو کا جدید تقاضوں سے مجموعی نظام ہے، اس کے تحت صارفین کو بلنگ کی جاتی ہے. تو اس میں مختلف قسم کی جو کیٹیگریز ہیں، جس میں بجلی چوری میں پکڑے والے جانے والے جو صارفین ہیں ان کو ڈیٹیکشن بل کا چارج کرنا اور اس کو فیڈ کرنے میں مشکلات ہے. اس کے ساتھ وہ صارفین جو کہ اپنے بلوں کی اقساط کروانا چاہتے ہیں اس کی فیڈنگ جو ہے وہ بھی نہیں ہو پا رہی. اس کے ساتھ ساتھ وہ صارفین جن کو اپنے بلوں پر تحفظات ہیں اور وہ بلوں کی ترمیم کروانا چاہتے ہیں تو اس کی فیڈنگ بھی نہیں ہو رہی تھی. مختلف قسم کے امور ہیں، سسٹم میں خرابی پیدا ہونے کی وجہ سے وہ ٹھپ ہو گئے ہیں اور صارفین جو ہیں مختلف دفاتر کے چکر لگانے پر مجبور ہیں. ایک طرف لیسکو نے مینول جو بلز ہیں ان کے اجراء کا کام روک رکھا ہے اور تمام بینکس کو ہدایات دے رکھی ہیں کہ وہ بل سبمٹ نہیں کروائیں گا. دوسری جانب جو آن لائن نظام ہے اس میں خرابی پیدا ہونے کی وجہ سے بل کا اجراء نہیں ہو رہا اور صارفین کی مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں. بہت شکریہ. شاہد سپرا ہمارے ساتھ تھے، آگاہ کر رہے تھے. اب آپ کو بتائیں کہ ایف بی آر نے البدر انجینئرنگ کے اکاؤنٹس کو منجمد کر دیا ہے. ایف بی آر نے اکاؤنٹس انکم ٹیکس کی عدم ادائیگی پر منجمد کر دیے ہیں. البدر انجینئرنگ کے اکاؤنٹ سے 23,35,000 کی ریکوری کر لی گئی ہے. رضوان نقوی ہمارے ساتھ ہیں، تفصیلات ان سے جانیں گے. رضوان نقوی، آگاہ کیجیے گا. جو بالکل ایف بی آر نے البدر انجینئرنگ کے بینک اکاؤنٹس منجمد کر دیے ہیں. ایف بی آر نے البدر انجینئرنگ کے بینک اکاؤنٹس سے انکم ٹیکس بقایاجات کی مد میں 23,35,000 روپے کی ریکوری کر لی ہے. کمشنر عبدالجواد کی ہدایت پہ ایڈیشنل کمشنر صاحبزادہ عمر ریاض کی سربراہی میں یہ کارروائی کی گئی ہے. ایف بی آر ذرائع کا کہنا ہے کہ اس سے قبل البدر انجینئرنگ کو 12 نوٹس جاری کیے گئے. اس کے باوجود البدر انجینئرنگ کی ٹیم جو ہے ادائیگی نہیں کر رہی تھی، جس پہ سال 2016 کا انکم ٹیکس ایریا ریکور کرنے کے لیے ایف بی آر کی ٹیم نے البدر انجینئرنگ کے بینک اکاؤنٹس منجمد کر کے 23,35,000 روپے کی ریکوری کر لی ہے. اسسٹنٹ کمشنر محمد سلمان چٹھا، زینیہ حسین، ڈاکٹر عمران جاوید گوری اور ملک دلبر حفیظ جو ہیں یہ ایف بی آر کی ریکوری ٹیم میں شامل تھے. بہت شکریہ رضوان نقوی، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا.